सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की कुल संपत्ति लगभग $25 बिलियन आंकी गई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, सऊदी राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी पत्नी फहदा बिन्त फलाह इब्न सुल्तान के पुत्र हैं। मोहम्मद बिन सलमान जन्म 31 अगस्त 1985 सऊदी अरब के वास्तविक शासक हैं, जो अपनी आक्रामक विदेश नीति, महत्वाकांक्षी आर्थिक दृष्टि और विवादास्पद सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। वह औपचारिक रूप से क्राउन प्रिंस 2017 और प्रधानमंत्री 2022 के रूप में कार्य करते हैं और पहले रक्षा मंत्री 2015-22 के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी पत्नी फहदा बिन्त फलाह इब्न सुल्तान के बेटे हैं। छोटी उम्र से ही मोहम्मद को सरकार बनाने, अपने पिता का साथ निभाने और अपनी छवि के प्रति सचेत रहने में रुचि थी। रास्ते में उन्होंने सीखा कि विभिन्न प्रकार के गणमान्य व्यक्तियों के साथ कैसे संवाद किया जाए और अविवेक से कैसे बचा जाए। उन्होंने सऊदी अरब के रियाद में किंग सऊद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 2007 में कानून में छोटी उम्र से ही मोहम्मद को सरकार बनाने, अपने पिता का साथ निभाने और अपनी छवि के प्रति सचेत रहने में रुचि थी। रास्ते में उन्होंने सीखा कि विभिन्न प्रकार के गणमान्य व्यक्तियों के साथ कैसे संवाद किया जाए और अविवेक से कैसे बचा जाए। उन्होंने सऊदी अरब के रियाद में किंग सऊद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 2007 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई फर्मों और एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। 2009 में वह अपने पिता के औपचारिक सलाहकार बने, जो उस समय रियाद के गवर्नर थे। जैसे जैसे सलमान पद और प्रभाव में आगे बढ़े, अंततः 2012 में क्राउन प्रिंस बन गए। उनके भरोसेमंद बेटे मोहम्मद भी उनके साथ उभरे। जनवरी 2015 में सऊदी अरब के राजा अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और सलमान राजा बने। उन्होंने तुरंत मोहम्मद को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया। कुछ ही महीनों में मोहम्मद ने यमन के गृहयुद्ध में आक्रामक सैन्य हस्तक्षेप शुरू कर दिया। जाना जाता है ऑपरेशन डिसीसिव स्टॉर्म। इस अभियान का उद्देश्य यमनी सरकार को राष्ट्रपति बनाना था। अब्द रब्बुह मंसूर हादी को देश के उत्तर में शिया हौथी विद्रोह के खिलाफ निर्णायक बढ़त मिली। ऐसा सोचा गया था कि हौथी की जीत से सऊदी अरब के मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी ईरान को सऊदी अरब की दक्षिणी सीमा पर पैर जमाने का मौका मिल सकता है। हालांकि अभियान युद्ध का रुख मोड़ने में विफल रहा और लंबे समय तक गतिरोध और आधुनिक इतिहास के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक बना रहा। मोहम्मद को राज्य तेल कंपनी का प्रभारी भी बनाया गया था। अरामको और आर्थिक और विकासात्मक मामलों की परिषद आर्थिक विकास के लिए देश की प्राथमिक नीति निर्माण संस्था। उन्होंने अरामको को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के लिए खोलने की मांग की और साहसिक विकास पहल शुरू की, जैसे कि उनकी विजन 2030 योजना, जिसे इसके ऊर्जा क्षेत्र के बाहर के उद्योगों के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि इनमें से कुछ नीतियां बहुत महत्वाकांक्षी साबित हुईं। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि अरामको 2017 की शुरुआत में दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगा, लेकिन 2019 के अंत तक इस कदम में बार बार देरी हुई। राजकुमार मोहम्मद को जून 2017 में क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपने दुस्साहसिक लक्ष्यों को हासिल करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कतर के खिलाफ बहुदेशीय नाकेबंदी का नेतृत्व किया, न केवल ईरान के प्रति उसके मैत्रीपूर्ण रुख के लिए, बल्कि क्षेत्र में मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे प्रतिद्वंद्वी गैर राज्य अभिनेताओं के समर्थन के लिए भी। हालांकि 3 साल की नाकाबंदी के कारण अल्पावधि में कतर के लिए संकट पैदा हो गया, लेकिन देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को अपने साथी खाड़ी देशों पर निर्भरता से दूर करने के लिए अपने धन का उपयोग किया। कई बार विदेश में उनकी दृढ़ता का उलटा असर हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया हुई। नवंबर 2017 में लेबनानी प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने
रियाद की यात्रा के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक इस्तीफा दे दिया। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ही हरीरी को लेबनान लौटने की अनुमति दी गई, जहां उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा निलंबित कर दिया। इस विचित्र प्रकरण के पीछे की परिस्थितियां अस्पष्ट रहीं, लेकिन दुनिया का संदेह मोहम्मद द्वारा 1 साल बाद एक निवेश सम्मेलन में परिलक्षित हुआ, जब उन्होंने हरीरी के अपहरण के बारे में एक चुटकुला सुनाया। हरीरी के अजीबोगरीब इस्तीफे के लगभग उसी समय दर्जनों सऊदी राजकुमारों, व्यापारिक नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पैंतरेबाजी को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के रूप में पेश किया गया, लेकिन क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति देश के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से कुछ थे, जिनमें मेगा अरबपति प्रिंस अल-वलीद बिन तलाल भी शामिल थे, कई पर्यवेक्षकों को संदेह था कि सफाई का असली उद्देश्य मोहम्मद के हाथों में सत्ता सुरक्षित करना था। कई लोगों को अपने व्यवसाय का आंशिक नियंत्रण राज्य को छोड़ने या अरबों डॉलर का भुगतान करने के बाद ही रिहा किया गया था। माना जाता है कि सऊदी सरकार ने इस कदम से 100 अरब डॉलर से अधिक एकत्र किया था। स्पष्ट झटके के बावजूद मोहम्मद को शुरू में विदेशों में घरेलू सुधारक के रूप में सराहा गया था। अक्सर रूढ़िवादी सुदी और वहाबी धार्मिक प्रतिष्ठान को नाराज करने वाली उनकी नीतियों ने कई सख्त सामाजिक प्रतिबंधों में डील देना शुरू कर दिया, जिसके लिए सऊदी अरब जाना जाता था। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उनके प्रयास के अनुरूप सिनेमाघरों पर प्रतिबंध हटा दिया गया और महिलाओं को खेल आयोजनों में भाग लेने की अनुमति दी गई। 2018 में उन्होंने यह कहकर सार्वजनिक ड्रेस कोड को थोड़ा ढीला कर दिया कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से एक लंबा काला लबादा अबाया पहनने की जरूरत नहीं है। उस वर्ष बाद में महिलाओं को ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी गई, जिससे महिलाएं काम या स्कूल जाने या बिना किसी साथी के काम करने में सक्षम हो गईं। फिर भी उदारीकरण की दिशा में ये कदम आर्थिक लाभ से प्रेरित प्रतीत हुए, न कि स्वतंत्रता की इच्छा से। जबकि महिलाओं को नए विकल्पों की पेशकश की गई, जो उन्हें अपने पुरुष अभिभावकों की निरंतर सहमति और परिवहन की आवश्यकता के बिना पैसा कमाने और खर्च करने की अनुमति देगी। सरकार ने उन महिला कार्यकर्ताओं पर भी नकेल कसी जो अधिक स्वतंत्रता के लिए दबाव डालती रहीं। अक्टूबर 2018 में मोहम्मद ने विदेश में न्यायेतर हत्या की साजिश रची। जमाल खशोगी एक प्रमुख पत्रकार और निर्वासित सरकारी आलोचक, जिन्होंने एक समय सऊदी राजदूत के सलाहकार और सहयोगी के रूप में कार्य किया था। मोहम्मद के आदेश पर सऊदी गुर्गों ने खशोगी को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में फुसलाया, जहां उन्होंने उसे प्रताड़ित किया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोआन ने हत्या के खिलाफ आक्रोश का नेतृत्व किया। निर्वासन में रह रहे एक असंतुष्ट के खिलाफ तुर्की की धरती पर प्रतिबद्ध इसने राज्य की संप्रभुता और मानवाधिकार दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ा दीं। नतीजे पर काबू पा लिया गया, क्योंकि शाही परिवार लगातार इस घटना की जिम्मेदारी से बचता रहा, लेकिन विदेश में मोहम्मद की छवि खराब हो गई थी। मार्च 2020 में जब दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझने लगी, मोहम्मद ने एक बार फिर सऊदी शाही परिवार के साथी सदस्यों को हिरासत में ले लिया। कहा जा रहा है कि राजद्रोह की जांच चल रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में सिंहासन के बहुत करीब के राजकुमार शामिल हैं, जिनमें अहमद राजा सलमान ने ली थी। इस बीच महामारी के आर्थिक नतीजों और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने 2022 में एक वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद के कद को फिर से जीवंत कर दिया। चूंकि उच्च तेल की कीमतों और मुद्रास्फीति ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, एर्दोआन ने जून में तुर्की में मोहम्मद का गर्मजोशी से स्वागत किया। और अमेरिकी राष्ट्रपति के बावजूद अमेरिका सऊदी संबंधों में मोहम्मद को किनारे करने के जो बिडेन के पहले संकल्प के तहत बिडेन ने जुलाई में सऊदी अरब की एक हाई प्रोफाइल यात्रा के दौरान मोहम्मद से आमने सामने मुलाकात की। सितंबर 2022 में मोहम्मद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
यह पद पारंपरिक रूप से राजा के पास होता है, जो मंत्रिपरिषद की देखरेख करता है। उनके छोटे भाई खालिद ने रक्षा मंत्री के रूप में उनकी जगह ली। सऊदी अरब के प्रमुख नीति निर्माता के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को मजबूत करने के बाद मोहम्मद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सौहार्दपूर्ण और स्थिर संबंधों को बढ़ावा देने की मांग की। अक्टूबर में उन्होंने कथित तौर पर संकेत दिया था कि वह इजराइल के साथ सऊदी अरब के संबंधों को सामान्य करेंगे, जैसा कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और अन्य अरब देशों ने हाल के वर्षों में किया है। लेकिन यह प्रस्ताव देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धताओं की बहाली और नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम विकसित करने में मदद करने पर आधारित था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थिर था, इसलिए मोहम्मद ने कहीं और देखा। मार्च 2023 में कई दिनों की बातचीत के बाद, जिसमें चीन ने मध्यस्थ के रूप में काम किया, सऊदी अरब और ईरान संबंधों को बहाल करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे, क्योंकि उनके बीच वर्षों की प्रतिस्पर्धा ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया था। समझौते ने सुझाव दिया कि यमन में गृहयुद्ध का अंत निकट है, जो सऊदी अरब और ईरान के बीच छद्म युद्ध के रूप में मोहम्मद के एजेंडे के लिए एक महंगा और हानिकारक दलदल में बदल गया था। कूटनीतिक सफलता ने चीन के साथ सऊदी संबंधों को भी मजबूत किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक शक्तिशाली विकल्प और प्रतिकार है, जिसका मोहम्मद उत्तरी अमेरिकी महाशक्ति के साथ अपने व्यवहार में लाभ उठा सकते हैं। दरअसल, समझौते की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद सुरक्षा और परमाणु प्रौद्योगिकी पर अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के बदले इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की पेशकश दोहराई गई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की कुल संपत्ति लगभग $25 बिलियन आंकी गई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, सऊदी राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी पत्नी फहदा बिन्त फलाह इब्न सुल्तान के पुत्र हैं।